हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। दोस्तों, आज हम लोग वर्चुअल मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वर्चुअल मशीन एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और अभी भी आए हुए हैं। बहुत सारी वीडियो पे कमेंट आते हैं कि सर आप एक स्पेशली वीडियो बनाइए वर्चुअल मशीन पर ही, जिसमें बिल्कुल जीरो से लेकर आप डिटेल में वर्चुअल मशीन के बारे में सब कुछ आप एक्सप्लेन कीजिए। और आज मैं कोशिश करूंगा कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है विंडोज सर्वर, लाइनक्स सर्वर, एडब्ल्यूएस, एज्योर क्लाउड से रिलेटेड, लेकिन उसमें मैंने कभी भी आप लोगों को वर्चुअल मशीन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन आज मेरी जो ये दो वीडियो होंगी वर्चुअल मशीन पे, मैं अब आपके लिए दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं जरा कि वर्चुअल मशीन होती क्या है। देखिए, बहुत ही बच्चों वाली चीजें एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। दोस्तों, मशीन जिसे हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मशीन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल मशीन, एक होती है वर्चुअल मशीन। देखिए, फिजिकल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल होती है, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसके अंदर हर एक इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल होता है। ऐसी मशीन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मशीन। और वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी मशीन को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मशीन। अब अगर बात करें और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपके सामने जो ये लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है या आपके सामने जो डेस्कटॉप मशीन रखी हुई है, दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल है, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसके अंदर हर एक इंटरनल कंपोनेंट, चाहे वो मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, रैम है, एसएमपीएस है, वो फिजिकली अवेलेबल है इस मशीन के अंदर। तो फिजिकल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल होती है, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसके अंदर हर एक इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल है। जैसे कि आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है या आपके पास में जो डेस्कटॉप मशीन है, वो है एक फिजिकल मशीन। लेकिन वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसके अंदर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन इस वर्चुअल मशीन को भी आप उसी तरह यूज करते हो, उसी तरह ऑपरेट करते हो, उसी तरह मैनेज और कंट्रोल करते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हैं। जैसे कि देखो जरा, मेरे पास यहां पर एक वर्चुअल बॉक्स नाम की एप्लीकेशन है। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वर्चुअल बॉक्स को भी, चिंता मत करो। जिसके अंदर मैंने एक क्लाइंट वन के नाम से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके रखी हुई है। इसको पावर ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्लाइंट वन नाम की वर्चुअल मशीन है, ये एक ऐसी मशीन है जो मेरे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जिसे मैं टच नहीं कर सकता हूं, जिसके अंदर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन हां, इस
वर्चुअल मशीन को भी मैं उसी तरह यूज कर सकता हूं, उसी तरह ऑपरेट कर सकता हूं, उसी तरह मैनेज और कंट्रोल कर सकता हूं जैसे कि मैं एक फिजिकल मशीन को करता हूं। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि फिजिकल मशीन आपके सामने फिजिकली अवेलेबल होती है, आप उसे टच कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है, आप उसे टच नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑपरेट, मैनेज और कंट्रोल उसी तरह कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। और आप देख भी रहे हो, ये जो क्लाइंट वन नाम की वर्चुअल मशीन है जिस पर मैंने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे भी उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे कि आप विंडोज 7 की लैपटॉप को या डेस्कटॉप मशीन को यूज करते हो। माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे बात आती है कि हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करते क्यों हैं। जब, क्योंकि बहुत सारे बंदों की क्वेरी ये होती है कि सर मेरे पास में लैपटॉप अवेलेबल है, मेरे पास में डेस्कटॉप मशीन अवेलेबल है, फिर मैं वर्चुअल मशीन यूज करूं क्यों। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। अब जरा बात करते हैं कि वर्चुअल मशीन हम लोग यूज करते क्यों हैं। बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक सा। दोस्तों अगर आप, मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, बिल्कुल बेसिक सा एक एग्जांपल दूंगा। दोस्तों अगर आप कभी भी विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग करना चाहते हो, विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में कम से भी कम मिनिमम 4 सर्वर मशीन होनी चाहिए। ठीक है, तब आप विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लाइनेक्स सर्वर की ट्रेनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में कम से भी कम 3 सर्वर मशीन होनी चाहिए। तभी आप इन 3 सर्वर मशीन पर लाइनेक्स सर्वर के सभी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। या अगर आपको विंडोज सर्वर की ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आपके पास में मिनिमम 4 सर्वर मशीन होनी चाहिए, तभी आप इन 4 मशीन पर विंडोज सर्वर के सभी प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। अब इशू ये आता है, यार कुछ बंदे हैं जो इन 4 मशीन को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज सर्वर के सभी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपके पास में 4 मशीन होनी चाहिए। अब इन 4 मशीन को आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप मार्केट जाइए, वहां से 4 सर्वर मशीन परचेज करके लेके आओ। 4 सर्वर मशीन परचेज करने का मीनिंग है कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। समझ गए। 4 सर्वर मशीन अरेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मार्केट जाइए और वहां से 4 सर्वर मशीन परचेज करके लाओ। अब केवल 4 सर्वर मशीन से ही काम नहीं चलेगा। 4 सर्वर मशीन परचेज करके आप लेके आ गए, अब इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रेट केबल की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि लैन केबल की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके द्वारा आप इन 4 सर्वर मशीन को आपस में कनेक्ट करोगे। फिर इन्हें कनेक्ट करने के लिए आपके पास में एक स्विच नाम की डिवाइस भी होनी चाहिए, जिनके द्वारा स्ट्रेट केबल की हेल्प से आप इन सभी मशीन को स्विच से कनेक्ट करेंगे और फिर आप इन पर मस्त तरीके से विंडोज सर्वर या लाइनेक्स सर्वर के प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, मस्त तरीके से। लेकिन दोस्तों इश्यू ये है
4 सर्वर मशीन परचेज करने के लिए, केबल्स, स्विच नाम की डिवाइस परचेज करने के लिए आपको कम से भी कम 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि कुछ बंदों की पॉकेट अलाउ करती है कि वो 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करके इन 4 सर्वर मशीन यानी कि इन सभी रिसोर्सेज को परचेज करें और अपने विंडोज सर्वर या लाइनेक्स सर्वर से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यार, कुछ बंदों की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। मेरे जैसे बंदों की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि मैं 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करूं इन सभी रिसोर्सेज को परचेज करने में। मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि मैं इतना हैवी अमाउंट खर्च करूं इन सभी रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए। तो मैं फिर प्रैक्टिकल कैसे करूं? समझ गए? तो पहला तरीका है कि इन सभी मशीन को अरेंज करने के लिए कि आप मार्केट जाइए और इन सभी रिसोर्सेज को परचेज करके लेके आ जाइए, तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जिन बंदों की पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि वो इतने रिसोर्सेज परचेज करें, उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो एक सर्वर मशीन परचेज करें। वो एक सर्वर मशीन परचेज करे और उसमें थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यूज करे और उस एक मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए मल्टीपल वर्चुअल मशीन तैयार करें। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ही बच्चों वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। ऑर्गेनाइजेशन का मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं अभी। आप क्या करो, आप मल्टीपल मशीन परचेज ना करके आप एक सर्वर मशीन परचेज करें और उसमें थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यूज करें और इस एक मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन तैयार करो। और दोस्तों, इन वर्चुअल मशीन के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चाहे वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। इनमें चाहे तो आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इनमें चाहे तो आप विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें चाहे तो आप विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, इनमें चाहे तो आप लाइनेक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, इन्हें भी आप सेम उसी तरह यूज कर सकते हो। इन वर्चुअल मशीन को भी आप सेम उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि जो फिजिकल मशीन है ये आपके सामने फिजिकली अवेलेबल होंगी, इन्हें आप टच कर सकते हो, इनके अंदर हर एक इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये जो वर्चुअल मशीन आप तैयार करेंगे, इन ये वर्चुअल मशीन आपके सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन हां, इन्हें भी आप ऑपरेट उसी तरह कर सकते हो, मैनेज और कंट्रोल उसी तरह कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। अब अगर ध्यान से सुना हो, मैंने यहां पर एक सेंटेंस यूज किया था कि आप मल्टीपल फिजिकल मशीन परचेज ना करके आप केवल एक मशीन परचेज करो और उसमें थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यूज कर लेना। थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर, ये वाला जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो आपने मशीन परचेज की है इसमें आपको थोड़ा अच्छा हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा, स्पेशली प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए ताकि वो इन मल्टीपल वर्चुअल मशीन का लोड उठा सके। रैम इस मशीन में अच्छी होनी चाहिए। स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क अच्छा होना चाहिए। रैम, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क इस बेस मशीन का अच्छा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आप इस फिजिकल मशीन पर वर्चुअल मशीन रन करोगे ना, ये वर्चुअल मशीन्स जो हैं
वो आपकी बेस मशीन का ही हार्डवेयर यूज करेंगी। चलो मैं आपको दिखाता हूं इसका मीनिंग क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों। जैसे कि अगर आप यहां पर देखो, मैं अपनी बेस मशीन का टास्क मैनेजर आपको दिखाता हूं। ये मेरी बेस मशीन का टास्क मैनेजर है। ओ ओ, एक सेकंड जरा। हम्म, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा। मैंने एक मशीन तैयार करने के लिए लगा रखी थी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बिल्कुल लाइव शो करूंगा आपको इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। हाँ, दोबारा देखो। मैं अपनी बेस मशीन का टास्क मैनेजर ओपन करता हूं, यहां पर परफॉर्मेंस टैब में आइएगा। दोस्तों मैंने अपनी बेस मशीन के अंदर 16 GB रैम लगाया हुआ है, और इस 16 GB में से यूज कितना हो रहा है? 4.1 GB। देख रहे हो आप यहां पर। अब मैं क्या करता हूं कि ये है VMware वर्क स्टेशन। होता क्या है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, थोड़ी देर में अभी बताने वाला। जिसके अंदर मैंने लाइनेक्स सर्वर की एक मशीन तैयार करके रखी हुई है, इसे मैं पावर ऑन कर रहा हूं। लाइनेक्स सर्वर की मशीन ऑन हो रही है। अब अगर मैं वापस अपनी बेस मशीन का टास्क मैनेजर चेक करूं, देखना जरा अब कितना यूज हो रहा है। देखो यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है ना। जहां पर इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को पावर ऑन करने से पहले 4 GB के आसपास रैम यूटिलाइज हो रहा था, अब कितना हो रहा है देख रहे हो? मोर देन 5.6 GB यूज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं, अब कितना हो रहा है? 5.6 GB। इसी तरह मैं एक मशीन और पावर ऑन करता हूं। डीसी के नाम से भी मैंने एक वर्चुअल मशीन बना के रखी हुई है, इसे भी मैं पावर ऑन कर रहा हूं। अब देखो जरा, 5.96, 6.45, देखो जरा मैंने क्या बोला था कि आप एक मशीन परचेज करो और उसमें थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यूज कर लेना, क्योंकि उस मशीन के अंदर आप जितनी भी वर्चुअल मशीन रन करोगे ना, वो आपकी बेस मशीन का ही हार्डवेयर यूज करेगी। आप यहां पर देख सकते हो अब 10 GB यूज हो रहा है आपकी मशीन का रैम, देख रहे हो? हार्ड डिस्क 100% यूटिलाइजेशन पे आ रही है। प्रोसेसर ये देखो जरा कितना यूटिलाइज हो रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। शायद अब आप मेरे उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग, कि आप एक मशीन परचेज करो और उसमें थोड़ा सा अच्छा हार्डवेयर यूज कर लेना, ताकि इस बेस मशीन के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आप जितनी भी वर्चुअल मशीन तैयार करोगे, वो आपकी बेस मशीन का हार्डवेयर यूज करेगी। इसीलिए आप अपनी बेस मशीन के अंदर अच्छा हार्डवेयर यूज करना, ताकि जो भी आप वर्चुअल मशीन रन करो वो स्मूथली रन हो सके। अब देखो, या तो आपको 4 सर्वर मशीन परचेज करनी पड़ रही थी, जिसके लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या फिर आप एक मशीन परचेज करो
वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हुए इसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हो। इन्हें भी आप उसी तरह यूज कर सकते हो, इन पर भी आप सेम उसी तरह आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। कोई डिफरेंस नहीं है यार। और आज का जो टाइम है ना, वो वर्चुअलाइजेशन का ही टाइम। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी पॉकेट पे बर्डन नहीं पड़ेगा और आप आराम से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट टीम की एक एग्जांपल हो गया। अब आती है डेवलपर टीम। मान लीजिए कोई डेवलपर बंदा है, जैसे कि हमारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपर टीम होती है जो कि प्रोग्रामिंग के द्वारा किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करती है। वो एक कोड जनरेट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, चाहे वो जावा, पाइथन, डॉट नेट, कोई भी एप्लीकेशन के द्वारा उन्होंने एक सोर्स कोड डेवलप किया। अब उस सोर्स कोड को वो टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उससे उन्हें विंडोज बेस्ड मशीन चाहिए। लेकिन विंडोज बेस्ड मशीन उनके पास नहीं है, या उन्हें वो जो कोड टेस्ट करना है वो लाइनिक्स मशीन पे टेस्ट करना है, या उन्हें मैक आईओएस पे वो कोड टेस्ट करना है। अब उनके पास में वो मशीन है नहीं। अब है नहीं, दो तरीके हैं अरेंज करने के लिए। या तो आप मार्केट से परचेज करके लाओ केवल उस कोड को टेस्ट करने के लिए जो उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा डेवलप किया है। या तो वो मार्केट से परचेज करके लाए, या फिर वो क्या करे, उनके पास में जो भी लैपटॉप है ना, उस पे एक वर्चुअल मशीन तैयार कर, उनके पास में जो भी डेस्कटॉप मशीन है उस पे एक वर्चुअल मशीन तैयार करे और अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन तैयार कर ले, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उस पे भी आप उस कोड को टेस्ट कर सकते हो। आपको मशीन परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक मिडिल फैमिली के बंदे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है अगर आप अपने सभी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना चाहते हो, या फिर अपने अपना कोई भी कोड टेस्ट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल फिजिकल मशीन परचेज ना करके वो केवल वर्चुअल मशीन यूज करें। तो आपका काम भी हो जाएगा, आपके प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे, आपका कोड भी टेस्ट हो जाएगा, और आप मस्त तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं बगैर पैसा खर्च किए हुए। वापस वहीं पर आते हैं दोस्तों। मशीन दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल मशीन, एक होती है वर्चुअल मशीन। फिजिकल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल होती है, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसके अंदर हर एक इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल होता है। लेकिन वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, जिनके अंदर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन इन वर्चुअल मशीन को भी आप सेम उसी तरह यूज करते हो, उसी तरह ऑपरेट करते हो, उसी तरह मैनेज और कंट्रोल करते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। आई थिंक क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की वर्चुअल मशीन हम लोग यूज करते क्यों हैं। अब अगर बात करें, दोस्तों अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो, देखिए वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जनरली हम लोग दो टाइप के टूल यूज करते हैं। फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल, और सेकंड होते हैं ओएस बेस्ड टूल।
ये दो टाइप के टूल जनरली हम लोग यूज करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। देखिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हैं, फिर उनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते। दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल। ओएस बेस्ड टूल कुछ ऐसे टूल होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं। इन्हें कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, जिनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको समझ नहीं आया है। दोस्तों, मान मान लीजिए मेरे पास में एक मूवी रखी हुई है जिसे मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। अब उस मूवी को मैं प्ले करना चाहता हूं। अब मूवी को प्ले करने के लिए जनरली आप क्या करते हो? वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करते हो, या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर, उसे यूज करते हो। देखो, जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, जो वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये एक ऐसा टूल है जिसे आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसके द्वारा आप उस मूवी को प्ले कर सकते हो। दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल, जिसे आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन जो विंडोज मीडिया प्लेयर होता है, इसे कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। हर एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये आपको इनबिल्ट मिलता है। सेम इसी तरह अगर आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए जनरली हम लोग दो टाइप के टूल यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल एंड ओएस बेस्ड टूल। सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हो, फिर इनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हो। जैसे कि VMware एंड वर्चुअल बॉक्स। दोस्तों, VMware एंड वर्चुअल बॉक्स दोनों ही सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स हैं जिन्हें आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हो, फिर इनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, VMware जो है ये एक पेड एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, VMware जो है ये एक पेड एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप VMware वर्कस्टेशन के द्वारा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। सेकंड थिंग, VMware जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर द वर्चुअलाइजेशन पर्पस, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिस रीजन से VMware जो है एक हैवी एप्लीकेशन है जो कि आपकी बेस मशीन को काफी ज्यादा यूटिलाइज करता है। याद रखना, दोबारा ध्यान से सुनो, VMware जो है ये एक पेड एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप VMware वर्कस्टेशन को यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, VMware जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेस्ट एप्लीकेशन है फॉर द वर्चुअलाइजेशन पर्पस, क्योंकि ये बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिस रीजन से ये एक हैवी एप्लीकेशन है जो कि आपकी बेस मशीन को भी काफी ज्यादा यूटिलाइज करता है। अगर हम लोग वर्चुअल बॉक्स की बात करें, दोस्तों वर्चुअल बॉक्स जो है
ये एक फ्रीवेयर एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आप डाउनलोड करो, अपनी मशीन में इंस्टॉल करो, फिर इसके द्वारा आप मस्त तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उन्हें आप यूज कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल बॉक्स जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं है। इसे आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं मस्त तरीके से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं है। सेकंड थिंग, वर्चुअल बॉक्स जो है, ये वीएमवेयर के मुकाबले काफी लाइट एप्लीकेशन है, जो कि आपकी बेस मशीन को काफी कम यूटिलाइज करता है। ये चीज याद रखिएगा। समझ गए होंगे। तो ये VMware एंड वर्चुअल बॉक्स, ये है सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल, जिन्हें आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हो। इनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हो। अगर बात करें ओएस बेस्ड टूल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, ओएस बेस्ड टूल कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं, जिनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं ओएस बेस्ड टूल की। दोस्तों, अगर आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मिलता है आपको हाइपर वी। हाइपर वी जो होता है ना, इसे कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि आपको VMware या वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करना पड़ता है। हाइपर वी जो है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मिलता है आपको। इसी तरह अगर आप लाइनेक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो उस लाइनेक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको मिलता है KVM, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मिलता है आपको हाइपर वी, लाइनेक्स सर्वर के अंदर इनबिल्ट मिलता है आपको KVM, जो कि ओएस बेस्ड टूल है, जिनके द्वारा आप वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हो। हाइपर वी और KVM को कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट मिलते हैं, जिनके द्वारा आप लोग वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल, ओएस बेस्ड टूल क्या होता है, VMware वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी एंड KVM। थियोरटिकल बताया है मैंने अभी आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग वर्चुअल मशीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन होती क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, VMware वर्क स्टेशन वर्चुअल बॉक्स में क्या डिफरेंस है, विंडोज और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग कौन कौन से ओएस बेस्ड टूल यूज करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर हम लोग
जो बात करने वाले हैं। VMware वर्क स्टेशन को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके द्वारा वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे, और उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोग विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कैसे, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेगा कि VMware वर्क स्टेशन आप इंस्टॉल करोगे कैसे। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया भी था कि VMware जो है ये एक पेड एप्लीकेशन होती है, जिसके लिए आपको लाइसेंस की परचेज करनी पड़ती है। देखो देखिए दोस्तों, VMware वर्क स्टेशन, भाई या तो आप परचेज करो या फिर आप परचेज मत करो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप मेरी गूगल ड्राइव से VMware वर्क स्टेशन को डाउनलोड कर सकते हैं विद लाइसेंस की। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर गूगल ड्राइव का लिंक यूज करके VMware वर्क स्टेशन विद लाइसेंस की आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप मेरी गूगल ड्राइव से VMware वर्क स्टेशन को आप डाउनलोड करेंगे, तो आपको वहां पर आपको 3 फाइलें दिखाई दे कि जिसके अंदर आपको लाइसेंस की मिल जाएगी, जिसे आप यूज कर सकते हो, और पासवर्ड। इस वाली फाइल को आप इग्नोर कर देना, और एक थर्ड फाइल मिलेगी जिसमें VMware वर्क स्टेशन का 17 वर्जन का सेटअप दिखाई देगा। आपने क्या करना है, इन 2 फाइलों को डाउनलोड कर लेना है मेरी गूगल ड्राइव से, और VMware वर्क स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए इस सेटअप फाइल पर डबल क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा जरा। VMware वर्क स्टेशन प्रो 17th वर्जन का इंस्टॉलेशन सेटअप विजार्ड स्टार्ट हो गया। यहां पर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। ये VMware वर्क स्टेशन का लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। एनहेंस्ड कीबोर्ड ड्राइवर ऑप्शन को चेक मार्क करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। चेक फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स, आप इसको अनचेक कर दो। अगर आप इसे चेक मार्क रखते हो, तो जब भी आप अपनी मशीन को पावर ऑन करेंगे या VMware वर्क स्टेशन को जब आप ओपन करेंगे, तो हर बार ये अपडेट्स को चेक करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये अपडेट्स चेक करे, इसको अनचेक करो। VMware वर्क स्टेशन कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चेक मार्क कर दीजिए, वरना अनचेक कर दो। इन दोनों ऑप्शन को जनरली आप अनचेक रखिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, अगेन नेक्स्ट, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। वेट कीजिएगा जरा। आप यहां पर देख सकते हैं VMware वर्क स्टेशन का जो शॉर्टकट है वो हमारी डेस्कटॉप पर क्रिएट हो चुका है।
और देखिए दोस्तों, लास्ट स्क्रीन पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फिनिश एंड लाइसेंस। आपने फिनिश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फिनिश करते हो तो आप VMware वर्कस्टेशन प्रो 17 वर्जन का ट्रायल वर्जन यूज करेंगे, जो कि केवल 30 डेज के लिए ही वैलिड होगा। अगर आप VMware वर्कस्टेशन को लाइफ टाइम यूज करना चाहते हैं तो लाइसेंस बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप जो की वाली फाइल है ना उसे ओपन करना, और इस वाली फाइल को, इस वाली की को पेस्ट कर दीजिएगा, देन एंटर। लाइसेंस की इज नॉट वैलिड। ट्राई करते हैं जरा। यस, ये वाला हो गया। आप चेक कर लीजिएगा, जो भी की आपकी मशीन में वर्किंग हो जाए वो मस्त रहेगा, उसको आप यूज कर लीजिएगा। फिनिश। अब यहां पर एक बार अपनी मशीन को आपने रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि VMware वर्कस्टेशन जो है आपकी मशीन के साथ में कंपैटिबल हो जाए। एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा वेट कीजिएगा जब तक ये मशीन रीस्टार्ट हो रही है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी मशीन जो है वो पावर ऑन हो चुकी है, और पावर ऑन होते ही डेस्कटॉप मशीन पे जो ये शॉर्टकट आपको दिखाई देगा ना VMware का, इसे आप ओपन करो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। देखिए, जब आप वेरी फर्स्ट टाइम अपनी मशीन पर VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हो तो यहां पर आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अपनी VMware वर्कस्टेशन के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, तो ये इस तरह आपको ये वर्चुअल मशीन के नेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप वेरी फर्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो ये बिल्कुल आपको क्लीन दिखाई देगा। अगर आप अपनी मशीन पर VMware वर्कस्टेशन के द्वारा वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो, फाइल पे क्लिक करना, न्यू वर्चुअल मशीन। न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते ही न्यू वर्चुअल मशीन विजार्ड ओपन हो जाएगा। या फिर आप होम टैब पे क्लिक करके यहीं से ही आप न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए विजार्ड ओपन कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करो। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टिपिकल जो कि रिकमेंडेड ऑप्शन है, कस्टम जो कि एडवांस ऑप्शन है। टिपिकल और रिकमेंडेड में होता क्या है दोस्तों, अगर आप टिपिकल ऑप्शन यूज करते हो तो वर्चुअल मशीन की जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो VMware वर्कस्टेशन के द्वारा खुद से ही डिसाइड कर दी जाएगी। आपसे कुछ पूछेगा नहीं। मैक्सिमम चीजें जो है वो VMware वर्कस्टेशन खुद ही डिसाइड कर देगा। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप लैपटॉप या कोई भी सेल फोन परचेज करने के लिए किसी भी शोरूम पे जाते हो, तो क्या आप शोरूम वाला बंदा जो आपको लैपटॉप दिखाता है, क्या आप उसे लेके आ जाते हो? जैसा भी सेल फोन शोरूम वाला बंदा दिखा रहा है, क्या आप उसे लेके आ जाते हो? नहीं। आप उस शोरूम वाले बंदे को बोलते हो कि यार मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें i7 प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम 10th या 12th जनरेशन। एक ऐसा लैपटॉप चाहिए मेरे को जिसमें SSD हार्ड डिस्क होनी चाहिए, वो भी 1 TB होनी चाहिए भाई। एक ऐसा लैपटॉप मेरे को चाहिए जिसमें 16 GB रैम मिनिमम चाहिए। यानी कि आप जो है ना, आप अपनी
मशीन की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद डिसाइड कर रहे हो और उसको बता रहे हो शोरूम वाले बंदे को कि भाई मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन की मशीन चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको जो बंदा जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की मशीन दिखा रहा है, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सेल फोन है, कुछ भी है यार, आप उसकी पसंद से आप मशीन लेके नहीं आओगे। आप अपनी पसंद से, क्योंकि पैसा आप दे रहे हो। सेम यहां पर भी वही है। अगर आप टिपिकल ऑप्शन यूज करते हैं तो आपकी वर्चुअल मशीन की मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन VMware वर्कस्टेशन के द्वारा डिसाइड कर दी जाएगी कि नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने रहेंगे आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर, हार्ड डिस्क किस टाइप का रहेगा, कितनी कैपेसिटी का रहेगा, रैम कितना रहेगा। VMware वर्कस्टेशन के द्वारा पूरी कॉन्फ़िगरेशन खुद डिसाइड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना चाहते हो कि भाई मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मशीन के अंदर हार्ड डिस्क कितनी कैपेसिटी का रहेगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा इस वर्चुअल मशीन के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने रहेंगे, मैं खुद डिसाइड करूंगा। समझ गए? रैम कितना रहेगा मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो अगर आप टिपिकल ऑप्शन यूज करेंगे तो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन VMware वर्कस्टेशन के द्वारा डिसाइड कर दी जाएगी। अगर आप कस्टम ऑप्शन यूज करते हैं तो इस वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद डिसाइड करेंगे और आपको जो हमेशा यूज करना है वो कस्टम ऑप्शन ही यूज करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा कस्टम ऑप्शन यूज करते हुए। आप यहां पर देख सकते हैं कि VMware वर्कस्टेशन का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको आप एज इट इज रखते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब दोस्तों यहां से आपको डिसाइड करना है कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करोगे। अगर आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल CD या DVD है तो ये ऑप्शन यूज करो। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन यूज करते हैं तो आप अपनी बेस मशीन के CD ROM के अंदर बूटेबल CD या DVD इंसर्ट करेंगे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आप अपनी इस वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना चाहते हो। अगर आपके पास में बूटेबल CD या DVD अवेलेबल नहीं है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO फाइल भी यूज कर सकते हो। देखिए, ओवर द इंटरनेट मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको ISO फाइल मिल जाती है, चाहे वो Windows 10 है, Windows 11 है, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, उबंटू है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको ISO फाइल ओवर द इंटरनेट मिल जाती है। अगर नहीं मिल रही है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो, मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है कि आप फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में से कोई भी यूज मत करो, आप थर्ड ऑप्शन यूज करो, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। यानी कि पहले मैं अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूंगा। तो यहां पर मैं चेक मार्क कर रहा हूं, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। लेटर को चेक मार्क करते हुए आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहां से आपको डिसाइड करना है कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी कौन सा, Windows 11 या Windows 10, Windows 8 या Windows 7, विस्ता एक्सपी, विंडोज सर्वर 2022, 2019, 16, 12, 8, 3। बस इतना याद रखना, जो भी आप यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे उसका ISO फाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इस वर्चुअल मशीन के अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, लाइनेक्स को चेक मार्क करते हुए, लाइनेक्स में भी कौन सा, उबंटू, टर्बो लाइनेक्स, सुसे लाइनेक्स, रेड हैट लाइनेक्स,
ओरेकल लाइनेक्स, डेबियन लाइनेक्स, कौन सा चाहिए आपको? जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसका आईएसओ फाइल आपके पास होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करूंगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहां से आप अपनी वर्चुअल मशीन का नेम प्रोवाइड करो। किस नाम से आप ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो? जो भी आपको अपनी पसंद से जो भी आपको नेम रखना है वो आप यहां पर नेम डिसाइड कर सकते हो। अब ये जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो, इस वर्चुअल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपकी मशीन में कहां पर जाकर स्टोर हो रही है, उसकी डिफॉल्ट लोकेशन भी आप यहां से देख सकते हो। अगर आप चाहो तो ब्राउज पे क्लिक करके इस डिफॉल्ट लोकेशन को आप रिलोकेट भी कर सकते हो। जैसे आप चाहे वैसे आप यूज कीजिएगा। मैं अभी डिफॉल्ट लोकेशन ही यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। फर्मवेयर टाइप बायोस या यूईएफआई, जो डिफॉल्ट है उसको आप एज इट इज रहने दो, टच मत करो। क्योंकि फर्मवेयर टाइप जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। तो जो आप यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग मशीन का फर्मवेयर डिसाइड कर दिया जाएगा। इसको आप एज इट इज रखते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। नंबर ऑफ प्रोसेसर, यहां से दोस्तों आप अपनी मशीन के लिए, अपनी वर्चुअल मशीन को कितने प्रोसेसर प्रोवाइड करना चाहते हो। एक प्रोसेसर प्रोवाइड करना चाहते हो तो वन सेलेक्ट करो, टू, थ्री, फोर, जो भी आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर का ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हो उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोसेसर, कितना आप इस वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर रहे हो। इंडिविजुअल प्रोसेसर के अंदर कितनी नंबर ऑफ कोर रहेगा, वो नंबर ऑफ कोर आप डिसाइड कर सकते हो। आप कम या ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिएगा। नंबर ऑफ कोर कितना चाहिए आपको इंडिविजुअल प्रोसेसर के अंदर, ये भी आप डिसाइड कीजिएगा। नंबर ऑफ प्रोसेसर डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब यहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर रैम कितना डिसाइड करना चाहते हो, कितना प्रोवाइड करना चाहते हो इस वर्चुअल मशीन को। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन का टास्क मैनेजर ओपन करो, यानी कि बेस मशीन का टास्क मैनेजर ओपन करो। परफॉर्मेंस टैब में आना। अब यहां पर ध्यान से देखो। मैं आपको अपनी मशीन का ही एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी मशीन के अंदर टोटल रैम लगा हुआ है 16 GB। यूज कितना हो रहा है? मान लीजिए मोटा मोटा लेते हैं 4 GB। 16 GB टोटल है, 4 GB यूज हो रहा है, डिफरेंस कितना है? 12 GB। अब उस 12 GB में से याद रखना है 12 GB अवेलेबल है आपकी मशीन के पास वर्चुअल मशीन को अलॉट करने के लिए। टोटल मत समझ लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो वर्चुअल मशीन यूज करेगा ना वो आपकी बेस मशीन का ही हार्डवेयर यूज करेगा, चाहे वो प्रोसेसर है, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे वो रैम है। तो जो टोटल है मशीन के द्वारा जो यूज हो रहा है उसको उसमें से माइनस करो, अवेलेबल स्टोरेज आपके पास में आ जाएगा। 12 GB में से उस वर्चुअल मशीन को कितना प्रोवाइड करना चाहते हो ये आपको यहां पर डिसाइड करना है। जो भी आपको रखना है, मैं यहां पर 12 GB में से इस वर्चुअल मशीन को 4 GB रैम प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी आप अपनी बेस मशीन के टास्क मैनेजर को ओपन करके देखना कि आपकी बेस मशीन के अंदर टोटल रैम कितना है, यूज कितना हो रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें से आप अपनी वर्चुअल मशीन को अलॉट करोगे। रैम डिसाइड करने के बाद
नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। नेटवर्क टाइप। दोस्तों नेटवर्क टाइप में आपको ऑलवेज ब्रिज नेटवर्किंग सेलेक्ट करना है। अब ब्रिज नेटवर्किंग का मीनिंग क्या है, ये होता क्या है देखिए। अगर आप यहां पर ब्रिज नेटवर्किंग सेलेक्ट करते हैं, ब्रिज नेटवर्किंग के द्वारा ये वर्चुअल मशीन अनदर वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कर पाएगी। यानी कि अगर आप ब्रिज नेटवर्किंग सेलेक्ट करते हैं तो VM2 VM कम्युनिकेट कर पाएगी, यानी कि पिंग कर पाएगी। ब्रिज नेटवर्किंग के द्वारा ही VM2 बेस कम्युनिकेट कर पाएगी, और VM2 अदर मशीन, यानी कि जितने भी हमारे नेटवर्क के अंदर फिजिकल मशीन है उन सभी से कम्युनिकेट कर पाएगी। समझ गए होंगे शायद। VM2 VM भी पिंग करेगा, ये वर्चुअल मशीन अनदर वर्चुअल मशीन से पिंग करेगा, ये वर्चुअल मशीन हमारी बेस मशीन से भी कम्युनिकेट करेगा, और ये वर्चुअल मशीन अनदर फिजिकल नेटवर्क से भी कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप हमेशा ब्रिज नेटवर्किंग सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। अगेन नेक्स्ट। हार्ड डिस्क टाइप। आपको अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर आईडी टाइप की हार्ड डिस्क चाहिए, या स्कजी, साटा, या NVMe। यहां पर जो भी रिकमेंडेड ऑप्शन आ रहा है हार्ड डिस्क टाइप में वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब हम लोग अपनी इस वर्चुअल मशीन के लिए नई वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं। स्टोरेज भी तो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। कितनी कैपेसिटी का, मान लीजिए आप 500 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये मत सोचना कि सर मेरी बेस मशीन में तो टोटल ही 500 GB का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो इस वर्चुअल मशीन को भी मैं 500 GB का दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। लेकिन रैम रैम की कंडीशन में ध्यान रखना। जो डिफरेंस आ रहा है ना, बेस मशीन में जितना रैम लगा हुआ है, यूज कितना आ रहा है, जो डिफरेंस है वही आप कैपेसिटी आप प्रोवाइड करोगे आप अपनी वर्चुअल मशीन को, रैम। लेकिन जो स्टोरेज है वर्चुअल हार्ड डिस्क, आपकी बेस मशीन में कितनी भी कैपेसिटी का लगा हुआ है उसको इग्नोर कर दो। आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को 500 GB का हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर दो। अब आप भी सोच रहे होंगे सर मेरे लैपटॉप में तो, मेरे डेस्कटॉप में तो टोटल ही 500 GB का वर्चुअल हार्ड डिस्क लगा हुआ है, अगर मैंने टोटली इस वर्चुअल मशीन को दे दिया तो कैसे होगा। चिंता मत करो, अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। ये जो वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट हो रही है ये हमारी मशीन के अंदर कहां पर जाकर स्टोर हो रही है, ब्राउज पे क्लिक करना। इसकी आप डिटेल देख सकते हो कहां पर जाकर ये स्टोर हो रही है। चाहे तो आप इसको रिलोकेट भी कर सकते हो। इसको मैं डिफॉल्ट लोकेशन पर ही स्टोर कर रहा हूं। देन नेक्स्ट। जस्ट रिव्यू योर सिलेक्शंस। आपकी वर्चुअल मशीन का आपने नेम क्या डिसाइड किया है, इस वर्चुअल मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइलें हैं वो कहां पर जाकर स्टोर हो रही है, VMware वर्कस्टेशन का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या डिसाइड किया है, रैम कितना डिसाइड किया है, नेटवर्क टाइप में आपने CPU वगैरह कितना सिलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है इसमें तो आप बैक जाके आप चेंज कर सकते हो। अगर पूरी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो इसको एज इट इज रखते हुए आप फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो गई। अब ध्यान से सुनो। आपके दिमाग में अभी भी स्टोरेज वाला फंडा ही घूम रहा होगा कि सर मेरी बेस मशीन में तो 500 GB की हार्ड डिस्क है।
पूरी की पूरी मैंने इस वर्चुअल मशीन को दे दी। चिंता मत करो यार, बताऊंगा अभी, देखो जरा एक बार, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। यहां पर देखो जरा, मेरी मशीन की सी ड्राइव में ध्यान से देखना कितना फ्री अवेलेबल है स्पेस। 274 GB, टोटल में से 274 GB फ्री स्पेस अवेलेबल है। देख रहे हो ना, दिखाऊंगा अभी। अब बात करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। अब बात आती है कि इस वर्चुअल मशीन के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कैसे। छोटे, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में उस ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल होनी चाहिए जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए वहां पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था। और याद है ना हमने क्या सेलेक्ट किया था, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। तो अब आपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करो और वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाओ। यहां पर आपको सीडी एंड डीवीडी ऑप्शन मिलेगा। यूज आईएसओ इमेज फाइल को चेक मार्क करते हुए ब्राउज बटन पे क्लिक करो और यहां से आप डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है आईएसओ इमेजेस का, जिसके अंदर मेरे पास में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ इमेजेस रखी हुई है। भाई जो आपको इंस्टॉल करना है उसी को आप सेलेक्ट करो और ओपन। आईएसओ फाइल का पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया। यहां से आपको आईएसओ फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है दोस्तों। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो ना, वहां से आपको वर्चुअल मशीन आईएसओ फाइल का पाथ प्रोवाइड नहीं करना है। यहां से वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, यानी कि पहले मशीन असेंबल करो, तब आप आईएसओ फाइल का पाथ प्रोवाइड करो और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपकी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, आईएसओ फाइल का पाथ प्रोवाइड करने के बाद अब आप अपनी मशीन को पावर ऑन करो। पावर ऑन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मशीन यहां पर पावर ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दो। यहां पर मैसेज आया हुआ था ना, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। तो आपको अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर देनी है, तो हमारी मशीन जो है वो आईएसओ फाइल के द्वारा बूट कर जाएगी। दोबारा देखो, मशीन को मैंने पावर ऑफ किया, VMware वर्क स्टेशन दोबारा से ओपन करते हैं। अपनी वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करो। ध्यान से देखना, जैसे ही पावर ऑन करेंगे यहां पर मैसेज आया हुआ है प्रेस एनी की। तो आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर दीजिए ताकि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आईएसओ फाइल के द्वारा बूट कर सके। और अगर आप इस वर्चुअल मशीन को फुल स्क्रीन में लाना चाहते हैं तो आपको यहां पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन मोड। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। अब यहां पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, आपकी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो माई लैंग्वेज इज इंग्लिश, इसको क्लिक कीजिएगा तो यहां पर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देगा। अब लैंग्वेज टू इंस्टॉल कौन सा आप यूज करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए, लैंग्वेज वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, कीबोर्ड और इनपुट मेथड, इसको भी आप एज इट इज रखते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां पर विंडोज 10 किन किन एडिशंस में अवेलेबल है, या इस आईएसओ फाइल के द्वारा आप विंडोज 10 के
कौन कौन से एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। इनमें से जो भी एडिशन आपको इंस्टॉल करना है उसी को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। दूसरी चीज, ये जो यहां पर स्क्रीन आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है ना, तो इसको भी प्रॉपर, मैं क्या करता हूं, इसको पिन कर लेता हूं और यहां पर क्लिक कीजिएगा, फ्री स्ट्रेच, इस पे क्लिक कीजिएगा तो अब फुल स्क्रीन पर आपकी वर्चुअल मशीन की विंडो दिखाई देगी। तो यहां पर मैं विंडोज 10 प्रो एडिशन इंस्टॉल करना चाहता हूं अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिखाई देगा। इसको एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेश इंस्टॉलेशन के लिए आपको कस्टम को क्लिक करना है। देखो, अपग्रेड हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमने अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऑलरेडी कोई ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, चाहे वो विंडोज 10 है या विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उस विंडोज 7 या विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को मैं अपग्रेड करना चाहता हूं विंडोज 10 के अंदर, तो आप अपग्रेड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहते हो तो उस कंडीशन में आप कस्टम ऑप्शन यूज कीजिएगा। और याद है, मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हुए अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर 500 जीबी का हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया था। और यहां पर यह भी ध्यान से देखो, जो आप सोच रहे होंगे ना कि मेरी बेस मशीन में तो टोटल ही 500 जीबी का हार्ड डिस्क अवेलेबल है, सर ने टोटल ही 500 का मेरे को असाइन करने के लिए बोला है। तो दोस्तों याद रखना, बेस मशीन में आपने कितना भी स्टोरेज यूज किया हुआ है कोई मैटर नहीं करता है। जैसे कि सी ड्राइव का स्पेस देखो, टोटल कितना स्पेस फ्री है, 268 जीबी। देख रहे हो आप यहां पर, 268 जीबी फ्री स्पेस अवेलेबल है। याद रखिएगा, इस 500 जीबी की वर्चुअल हार्ड डिस्क में आप पार्टीशन क्रिएट करो, जितनी भी कैपेसिटी का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हो वो साइज आपको एमबी में प्रोवाइड करना है। अप्लाई एंड ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर ये कुछ सिस्टम ने अपने लिए सिस्टम रिजर्व पार्टीशन क्रिएट किए हैं। ये पार्टीशन है 195 जीबी का, जिसके अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब देखो जरा, इसको तो मिनिमाइज कर दो। ये तो इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे ये परसेंटेज का नंबर बढ़ता जाएगा। ये आप देख सकते हैं, अब ये नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गया। धीरे 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 ये इंस्टॉलेशन 100% हो जाएगी। देखो, इसको तो आप मिनिमाइज कर दो। अब देखो कितना फ्री स्पेस अवेलेबल था। अब एक बार रिफ्रेश करो, अब कितना है, 267। देखो, जैसे जैसे उस वर्चुअल मशीन को स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपकी सी ड्राइव का स्पेस यूज करता जाएगा, करता जाएगा। 267, रिफ्रेश करो, अब 266। बिजी कर रहा है वो, देख रहे हो ना। कोई मैटर नहीं करता कि आपने बेस मशीन के अंदर कितनी जीबी का हार्ड डिस्क अटैच किया हुआ है और आपने अपनी वर्चुअल मशीन को कितनी जीबी का स्टोरेज यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया, वो मैटर नहीं करता है। जैसे जैसे
वर्चुअल मशीन को स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती रहेगी, वो आपकी बेस मशीन का स्टोरेज यूज करता रहेगा, वो भी सी ड्राइव का स्पेस वो यूटिलाइज करेगा। आप देखिए 264 GB। जैसे जैसे उसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, वर्चुअल मशीन को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए स्पेस की जरूरत हो रही है, जितना स्पेस वो यूज करता रहेगा वो आपकी सी ड्राइव का स्पेस ही यूटिलाइज करेगा। फिर से रिफ्रेश करते हैं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखो जी 263। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्चुअल हार्ड डिस्क में 500 का स्टोरेज प्रोवाइड कर दीजिएगा। जितनी उसको जरूरत होगी वो आपकी बेस मशीन का सी ड्राइव का स्पेस यूज करेगा। 262। तो शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इसको आप एज इट इज रखते हुए इंस्टॉलेशन भी आप देख सकते हैं। 44% कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए 50%, अराउंड 50% कंप्लीट हो चुकी है। जब तक ये 100% कंप्लीट होती है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, और जैसे ये 100% कंप्लीट होगी तो मशीन जो है वो 2 बार रीस्टार्ट होगी दोस्तों। रीस्टार्ट होने देना। अगर ये 100% कंप्लीट होने के बाद जैसी मशीन रीस्टार्ट होती है, अगर फिर भी वो प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी का ऑप्शन आता है ना, अब आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, याद रखिएगा। मैं अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूं, जैसी 100% कंप्लीट होगा फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, मशीन जो है वो 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद 2 बार रीस्टार्ट हुआ है। 2 बार रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो इस टाइप की आएगी। यहां पर मेंशन है लेट्स स्टार्ट विद रीजन, इज दिस राइट। यहां से आपको रीजन सेलेक्ट करना है। यहां पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। इसको आप एज इट इज सेलेक्ट रखते हुए यस पे क्लिक करना है। कीबोर्ड लेआउट यूएस है, उसको आप एज इट इज रखते हुए यस बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेकंड लेआउट भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसे आप स्किप कर दीजिएगा। कनेक्ट टू इंटरनेट, यहां पर आप क्लिक करेंगे आई डोंट हैव इंटरनेट, इस बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहां पर अपने वर्चुअल मशीन के अकाउंट का नेम प्रोवाइड करो। किस नाम से आप इस वर्चुअल मशीन पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं विशेष मलिक के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं। अब इस विशेष मलिक अकाउंट के लिए आप पासवर्ड डिसाइड कीजिएगा। नेक्स्ट, उस पासवर्ड को आप कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा कंफर्म करने के बाद। उसके बाद यहां पर कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन यूज कर रहा हूं कि आप किस सिटी के अंदर पैदा हुए थे। इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, चाइल्डहुड निकनेम आप यहां पर प्रोवाइड कीजिएगा। आपके पेरेंट्स कहां पर मिले थे।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक्सेप्ट, कोर्टाना, अभी नोट नाउ कर दीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिएगा यहां पर 1 से 2 मिनट का। और दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, हमने इस वर्चुअल मशीन के अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। आप यहां पर देख भी सकते। अब इस वर्चुअल मशीन को भी दोस्तों आप उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। कुछ अलग नहीं है। जैसे कि अगर आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, सॉरी, ncpa.cpl network connection, just right click on network connection properties, IP version 4 properties, use the following IP address। आप अपनी इस मशीन को जो भी आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर, सेम उसी तरह, कुछ अलग नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि ये जो वर्चुअल मशीन है, ये आपके सामने कोई फिजिकल मशीन नहीं होगी। हाँ, इस वर्चुअल मशीन को भी ऑपरेट उसी तरह कर सकते हो, मैनेज और कंट्रोल उसी तरह कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। कुछ अलग नहीं है। आपको ये मशीन शट डाउन करनी है तो आप यहीं से शट डाउन कर दीजिएगा, मशीन जो है वो पावर ऑफ हो जाएगी। ये देखिए, पावर ऑफ हो गई आपकी वर्चुअल मशीन। अब उस वर्चुअल मशीन को दोबारा से पावर ऑन करना है, वर्चुअल मशीन को ही सेलेक्ट करो, पावर ऑन कर दीजिए। दोबारा से पावर ऑन हो जाएगी, जैसे कि आपका विंडोज 10 का लैपटॉप या विंडोज 10 का डेस्कटॉप मशीन पावर ऑन होता है। कुछ अलग नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि ये वर्चुअल मशीन आपके सामने कोई फिजिकल मशीन नहीं होगी। ये एक ऐसी मशीन है जो वर्चुअली अवेलेबल है, आप इसे टच नहीं कर सकते हो। इसके अंदर कोई भी इंटरनल कंपोनेंट फिजिकली अवेलेबल नहीं है। ये आपकी बेस मशीन का ही हार्डवेयर यूज कर रही है, लेकिन ऑपरेट उसी तरह कर सकते हो, मैनेज और कंट्रोल उसी तरह कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो। तो आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि वर्चुअल मशीन होता क्या है, किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। वर्चुअल मशीन के लिए आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल कैसे करोगे, उस पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करोगे। इन वर्चुअल मशीन के अंदर भी दोस्तों आप
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, कोई भी लाइनेक्स या लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, आप आराम से इंस्टॉल करके उसे भी उसी तरह यूज कर सकते हो जैसे कि आप एक फिजिकल मशीन को करते हो।